हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहा है। आप जानते हैं, कोरोना की वजह से हालात अभी सामान्य नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन है कि लापरवाही बिल्कुल ना करें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन देखकर खुशी होती है। तिरंगा लहराते हुए हमारे खिलाड़ी इस तरह लगते हैं जैसे देश की सीमा पर सीना ताने वीर जवान खड़े होते हैं। एक तरफ हमारे खिलाड़ी दूसरे देश में जाकर तिरंगा लहरा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं, ये दूसरी तरफ यहाँ भारत में संसद के मानसून सत्र की क्या स्थिति है, ये आपको पता है। एक उड़ने वाला घोड़ा यानी पेगासस पूरे संसद को विचलित कर रहा है और पूरा मानसून सत्र को लेकर उड़ गया है। ये राजनीति का ये खेल ओलंपिक के खेलों के समानांतर ये भारत में चल रहा है। इस स्थिति को देखकर एक तरफ जहां खुशी होती है कि ओलंपिक में बहुत कम संसाधन होते हुए भी ये भारत का खिलाड़ी शान से ये राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा लहरा रहा है, एक तरफ यहाँ हमारे माननीय देश के लोगों का टैक्स का पैसा मानसून सत्र में इस तरह उड़ा रहे हैं। ये राजनीति का खतरनाक खेल है। दोस्तों, मेरा एक सवाल है आपसे। ओलंपिक में अभी तक कितने खेल खेले जाते हैं, अर्थात कुल कितने खेलों की प्रतियोगिता ओलंपिक में होती है। ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी जो भी कर सकते हैं वो तन मन से लगे हुए हैं, क्योंकि धन उनके पास नहीं है। लेकिन हमारे देश के माननीय जो संसद में बैठे हैं, पूरा का पूरा मानसून सत्र उन्होंने पेगासस नाम के एक घोड़े को समर्पित कर दिया। कोरोना के कारण देश की जो आर्थिक स्थिति है या आने वाले ये भविष्य में कोरोना को लेकर जो भी हमारी जो तैयारी होनी चाहिए थी, उसको लेकर जो चर्चा होती संसद में वो नहीं हो रही है। यानी मेरा कहने का अर्थ ये है कि खिलाड़ी अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारा माननीय हमारे देश के नेता संसद में जो मिसाल पेश कर रहे हैं, वो सबको देखकर मेरे मन में एक सवाल आया। तो मैं सोचता हूं कि ये सवाल आपसे भी है कि राजनीतिक खेल को यदि ओलंपिक में शामिल कर लिया जाए तो गोल्ड मेडल पर सबसे पहले किसका अधिकार होगा, यानी कि भारत या कोई और। यानी ये विश्व में ऐसे कितने देश हैं कि जो गोल्ड मेडल के दावेदारों की सूची में शामिल हो सकते हैं। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मुझे उम्मीद है कि उत्तर आपको पता है।
ये बाकी देशों का पता नहीं, लेकिन भारत का खिलाड़ी कभी अपने लिए नहीं खेलता। खेल कोई भी हो, खिलाड़ी की नज़र तिरंगे की तरफ होती है। हार जीत की परवाह नहीं, बस साहस की पराकाष्ठा है। इसका उदाहरण आपने भी देखा है, चेहरे की खतरनाक चोट, 7 टाके लगे हुए हैं, फिर भी मुकाबला खेलने की तैयारी ऐसा केवल एक भारत का जाबाज ही कर सकता है। दोस्तों, शरीर, बल और बुद्धि भले ही समान हो, लेकिन एक चीज है जो हमें औरों से अलग करती है, वो है हमारा जोश और जुनून। भारतीय खिलाड़ी खेल के मैदान में सैनिक की तरह लड़ता है और भारतीय जवान युद्ध के मैदान में खिलाड़ी की तरह खेलता है। खेल का मैदान हो या युद्ध, हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। हमें सिर्फ तिरंगा दिखाई देता है। अगर आपको मेरी बातों का यकीन ना हो, आप सहमत ना हो, तो माफ करना, आप भारतीयता से वाकिफ नहीं है। कोई हारने पर रोता है, यहाँ जीत की खुशी में भी आंसू निकलते हैं। भारत केवल एक देश नहीं, ये भावनाओं का, रिश्तों का ताना बाना है। यहाँ की मिट्टी भी माता है, ऐसे हम भारत माता कहते हैं। ओलंपिक में कितने गोल्ड, कितने सिल्वर जीते, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल ये है कि कितने हौसले से लड़े। हॉकी की बात करते हैं, भारत की बेटियों ने संसार को दिखा दिया कि वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो हमारे देश की शान है, उनकी वंशज है। कमाल की हॉकी खेली, इन बेटियों पर हमें नाज है। पुरुष हॉकी में भारतीय वीरों ने हार को भी जीत में बदल दिया, ओलंपिक मेडल जीता और शान से तिरंगा लहराया। दुनिया को ये बता दिया कि साधारण सी सुविधाओं में हमने ये कमाल किया है। थोड़ी सी और सुविधाएं हमें और मिल जाती तो गोल्ड मेडल हमारा होता। यहाँ में उड़ीसा सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री पटनायक बाबू को बार बार बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने हॉकी को इतना आगे बढ़ाया। उम्मीद है कि भारत का स्वर्णिम अतीत वापस आ जाए। जब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने हिटलर को आश्चर्यचकित किया था, वो भारत का स्वर्णिम अतीत। जब हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को कहा था कि आप जर्मनी के नागरिक बन जाएं, आपको बहुत सारी सुविधाएं हम देंगे, लेकिन उस महान वीर भारत माता के सपूत ने क्या उत्तर दिया था दोस्तों? उनका उत्तर था, इंडिया इज नॉट फॉर सेल। ऐसी महान हस्तियां हमारे देश में पैदा हुई। अब बात कुश्ती की। हमारे सभी खिलाड़ी पूरे दम से लड़े। रवि दहिया का सिल्वर इस बात का सबूत है। कुश्ती भारत के डीएनए में है। अगर इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो भगवान श्री कृष्ण कुश्ती के महारथी थे। कुश्ती में ही उन्होंने कंस का वध किया था। महाबली भीम, बलराम कुश्ती के महान नायक थे।
कभी ना हारने वाले गामा पहलवान भारतीय थे। लेकिन आज वो स्वर्णिम काल नहीं रहा, लेकिन फिर भी निराश होने जैसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल जाए और कुछ विश्व स्तरीय तकनीक, बस फिर भारतीय कुश्ती को रोकना मुश्किल है। यहीं से गोल्ड मेडल आने शुरू होंगे। मुझे शिकायत बस एक खेल से रही, वो है निशानेबाजी। भारत में आप भी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे यहाँ अर्जुन जैसा तीरंदाज पैदा हुआ। अपने तीरों से गंगा के बहाव को रोक देने वाले पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य जैसे असाधारण तीरंदाज हमारे देश में पैदा हुए। एक कहानी है कि बब्रुवाहन की तरकस में केवल 3 ही बाण थे। एक बाण में एक लोक को समाप्त करने की क्षमता थी। ऐसे महान तीरंदाज भारत में पैदा हुए। हमारे यहाँ तो बच्चे जब कंचे खेलते हैं तो निशाना बहुत ज़्यादा सटीक होता है। आज भी कंकड़ से आम, अमरूद तोड़ने की कला हमें आती है। लेकिन जहाँ तक तकनीक की बात है, वहाँ हम हार जाते हैं। विश्व स्तरीय जो तकनीक हमारे पास होनी चाहिए, जो प्रशिक्षण होना चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब सही समय है, उचित समय आ गया है कि चर्चा होनी चाहिए खेलों का उस स्तर ऊंचा कैसे किया जाए, क्या प्रयास किए जा सकते हैं, ये होना चाहिए। जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, हमारे पास सब कुछ है। भारत में विश्व के महानतम क्रिकेटर हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी भारतीय हैं। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, कपिल देव, अनगिनत ऐसे महान क्रिकेटर वो भारतीय हैं। लेकिन यही स्थिति भी बाकी खेलों की नहीं है। तो क्रिकेट में ऐसा क्या है, आप भी जानते हैं। क्रिकेट में वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो खिलाड़ियों को विश्व स्तर का बनाती है। अच्छी कोच, विश्व स्तरीय स्टेडियम, सभी सुविधाएं जो होनी चाहिए, अच्छे स्पॉन्सर, खिलाड़ियों के पास अच्छा पैसा इस खेल से मिलता है। तो एक अलग ही मुकाम है क्रिकेट का। ये भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी केवल एक स्पॉन्सर सहारा समूह, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रही। तो भारत में हॉकी के लिए स्पॉन्सर उपलब्ध नहीं थे। ऐसे समय पे उड़ीसा की सरकार ने हॉकी को संभाला, सहारा दिया और हॉकी के लिए अलग से बजट दिया। तो इस कार्य के लिए उड़ीसा की सरकार बधाई की पात्र है। यदि ऐसा ना होता तो हमारी हॉकी की ये दोनों टीम, महिला और पुरुष टीम, इतना अच्छा ना कर पाती है। भारत में लगभग सभी खेलों के साथ, क्रिकेट की बात छोड़ दीजिए, सभी खेलों के साथ
यही सोतेला व्यवहार हो रहा है, यही वास्तविकता है। लेकिन सवाल ये है कि उड़ीसा की सरकार ने हॉकी को स्पॉन्सर किया है, तो बाकी राज्यों की क्या स्थिति है? क्या बाकी राज्य और किसी खेल को आगे ये बढ़ाने में सक्षम है या नहीं है? अब ये विचार का विषय है। उड़ीसा के पास इतने अधिक संसाधन भी नहीं है कि हम कह सकें कि उड़ीसा एक बहुत अमीर राज्य है, और बाकी राज्य भी, कुछ राज्य तो बहुत आगे हैं जो खेलों को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। सवाल केवल इच्छा शक्ति का है। आज जब खिलाड़ी अपने आप को सिद्ध कर चुके हैं, वो बहादुरी से लड़े हैं, तो आज सभी राज्य उनकी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। अभी क्यों? पहले करना चाहिए था, लेकिन अभी कर रहे हैं, अच्छी शुरुआत है। सवाल खिलाड़ियों की हार जीत का नहीं है। अब जो जीते हैं या उन्होंने कुछ उपलब्धि हासिल की है, तो उनको करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन जो हारे हैं उनका क्या दोष है? ये मूल्यांकन करना कि जो जीते उनको इतने करोड़, जो कांस्य जीता उसको इतने करोड़, जो ये गोल्ड जीता तो सिल्वर जीता, अलग अलग वैरायटी, हमने खिलाड़ियों का मूल्यांकन अलग अलग किया, उनकी एक कीमत अलग अलग हमने रखी। कीमत शब्द मैं ना कहूँ, आर्थिक सहायता हम करना चाहते हैं, लेकिन ये अलग अलग क्यों? जब वो ओलंपिक के लिए तैयार हो रहे थे, क्या उस समय हमने उनकी एक समान सहायता की थी? ये प्रश्न है। यदि उस समय पे हमने उनकी एक समान सहायता की होती, तो आज अलग अलग ये वेरिएशन, अलग अलग ये भिन्नताएं करने की आवश्यकता नहीं होती, सभी गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। ये मेरा मानना है। मेरा मानना ये भी है कि जब हमने खिलाड़ियों के लिए कुछ किया ही नहीं, उन्हें कोई सुविधा नहीं दी, तो हमें ये नैतिक अधिकार नहीं है कि हम उनका मूल्यांकन करें कि कौन अच्छा खेला, कौन अच्छा नहीं खेला, किसने क्या किया, कैसे किया। ये अभी हमें अधिकार नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया अपने ही दम पे किया, और जो कुछ भी किया उन्होंने बहुत अच्छा किया। सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से जो सहायता दे रही है वो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ये पहले दिया होता तो परिणाम कुछ अलग होते। पहले से उनकी आर्थिक सहायता की होती तो उनके पास खेलने के अवसर ज़्यादा होते, अच्छी प्रैक्टिस होती, उनके पास भी पैसा होता तो अच्छे कोच होते, संसाधन अच्छे होते उनके पास। ये भारत में मैं जब देखता हूँ तो खिलाड़ी जब शुरुआत करता है तो उसके पास जूते नहीं होते, कपड़े नहीं होते। खेलने के लिए एक खिलाड़ी के लिए आवश्यक जो एक संतुलित आहार भोजन होता है, उसके लिए उसके पास ये भोजन की व्यवस्था नहीं होती। उसके लिए वो मजदूरी करता है, कमाता है, और जो कुछ भी बन पड़ता है खाता है, खेलता है, आगे बढ़ता है।
ओलंपिक जैसा ऐसी कोई भी प्रतियोगिता, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप, जब भी ऐसी कुछ इवेंट होती है तो वहाँ वो शामिल होता है। और हकीकत तो कुछ और है, वो मैं बता नहीं सकता। किस किस तरह से वो वहाँ तक पहुँचता है वो एक अलग कहानी है। लेकिन वहाँ जाता है तो केवल तिरंगे के लिए खेलता है, जी जान लगाता है, और जब जीत जाता है तो तिरंगे को चूमता है, उसको लहराता है। यही है भारतीय खिलाड़ी। लेकिन पहल हुई आर्थिक सहायता की, अच्छी बात है। हमारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, कोई भी कंपनी या कोई धनी आदमी खिलाड़ियों की आर्थिक सहायता करता है, बधाई का पात्र है। लेकिन ये मेरी प्रार्थना है सभी राज्य सरकारों से कि अपने कुछ खर्च जहां से हो सकते हैं वो कम करिए, करने की कोशिश कीजिए। ये मेरा सुझाव है, आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकारी विज्ञापनों में, होर्डिंग्स बनवाने में, ये जहां कहीं भी बहुत एक्स्ट्रा खर्च होते हैं उनको हम बचा सकते हैं, अगर हो सकता हो तो वो पैसा हम बचाएं और खिलाड़ियों के लिए साधन जुटाएं, उनकी सहायता करें। आने वाले समय में जो बच्चे खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें आर्थिक सहायता दें। जो आर्थिक साधनों की कमी की वजह से जो दबे हुए हैं उनको ऊपर लाएं। एक ईमानदार कोशिश करके देखिए, बहुत कुछ बदल जाएगा। और दोस्तों, आजादी के बाद से आज तक जो भी राजनीति खेल रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। सत्ता में कौन रहा, कौन गया, किसने क्या किया, किसने आबाद किया, किसने बर्बाद किया, ये आरोप और प्रत्यारोप हमसे चलते रहते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो देश से, हमें मतलब है भारत से, हमें मतलब है देश के सम्मान से, तिरंगे से। जब बात देश के सम्मान की है तो उस समय तिरंगे का सम्मान सर्वोपरि हो जाता है। ये आरोप और प्रत्यारोप छूट जाने चाहिए। आपको पार्टी पार्टी खेलना है, खेलिए, हम मना नहीं करते। लेकिन जब बात सम्मान की आए, लेकिन जब बात भारत की आए तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप खड़े हों और देश के लिए जो कुछ भी करना हो वो किया जाना चाहिए। इसलिए मेरा एक सुझाव है, एक राज्य एक खेल। पूरे देश में सभी राज्य अपना लें, अपने खेल को अपने राज्य की आप पहचान बना लें। आप चाहें तो उस खेल को अपना राजकीय खेल आप घोषित कर सकते हैं। ऐसा संभव है। ओलंपिक में आपने देखा होगा, ये भारत की यूनिफॉर्म खिलाड़ी जो पहने हुए थे उन पे उड़ीसा भी लिखा हुआ था।
स्पेशली हॉकी में। हॉकी की टीम, चाहे वो महिला है या पुरुष है, उनकी जो ड्रेस थी उन पे उड़ीसा लिखा हुआ था। आप सोचिए कि ये जापान की राजधानी टोक्यो में कितने देशों के खिलाड़ी ओलंपिक में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। सभी ने देखा कि भारत, इंडिया लिखा हुआ, साथ में उड़ीसा भी प्लस है। उड़ीसा राज्य की अंतर्राष्ट्रीय पहचान ओलंपिक में बनी, वो हॉकी के कारण या हॉकी की स्पॉन्सरशिप के कारण। उड़ीसा राज्य ने हॉकी को स्पॉन्सर किया और हॉकी ने उड़ीसा राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया, एक तरह से उसको एक पहचान दिलाई। ऐसा सभी राज्य कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, केवल इच्छा शक्ति की बात है। 5 साल ईमानदारी से एक खेल एक राज्य की नीति को आप आगे बढ़ाइए। देखिए कि खेलों में विश्व स्तर पर हमारी एक पहचान बन जाएगी। अंत में मैं माननीय मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि अभी भारत में टिकट भविष्य में हम सभी को आपका कोई भी विकल्प नजर नहीं आ रहा है, ये सच है। इसलिए अभी जो कुछ भी करना है वो आपको ही करना है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके सभी काम ये भारत माता की जय, वंदे मातरम के उद्घोष के साथ शुरू होते हैं। ये हमारी राष्ट्रीयता के प्रतीक है। तो एक पहल और आप ही के हिस्से में है कि एक खेल एक राज्य की नीति ये योजनाबद्ध तरीके से आप शुरू करें। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार हो सकती है, आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन केंद्रीय सत्ता आपके पास है। अखंड भारत के संविधान के अनुसार महामहिम राष्ट्रपति के बाद आपका ही पद है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि सभी राज्यों के साथ एक बेहतर से तालमेल के साथ खेल को आगे बढ़ाएं। हमारी राष्ट्रीयता के प्रतीक तिरंगे को विश्व में लहराएं, यह होना चाहिए। एक बात और, सभी भारतवासी ये मानते हैं कि राजनीति के खेल के महान योद्धा आप हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो एक खेल में आप महान है तो भारत ये बाकी खेलों में पीछे क्यों रहे। अनेक प्रकार से आपने देश को मजबूत किया, आगे बढ़ाया। इस तरह की समस्याएं इस देश में थी, इस तरह की विवाद थे कि जिनको ये कहा जाता था कि भारत के पास इन समस्याओं के हल नहीं है, उन समस्याओं को भी आपने आसानी से सुलझाया। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर कश्मीर की समस्या। सुनते थे कि कश्मीर हमारा है, अखंड भारत का हिस्सा है, लेकिन ये केवल कहने सुनने के लिए था। आज वो वास्तविक रूप से भारत का हिस्सा है और ये
आप ही ने किया, आप ही की वजह से हुआ। तो इतनी कठिन समस्याएं हल कर सकते हैं आप। मैं चाहता हूं कि आप हमारे देश को खेलों में आगे बढ़ाएं और मजबूत करें, ताकि हमारे देश की शान तिरंगा विश्व में लहराए। खेल भावना के साथ, बंधुत्व की भावना के साथ हमारे देश का सम्मान बढ़े। हर क्षेत्र में आपने देश को मजबूत किया है, तो खेलों में ही भारत क्यों पीछे रहे। ये भारत का इतिहास जब लिखा जाए और उसमें आपका नाम आए, तो केवल ये ना लिखा जाए कि राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से आपने देश को विकसित किया, सम्मान दिलाया। उसमें ये क्षेत्र भी जुड़े कि खेलों में भी आपने देश को आगे बढ़ाया, सम्मान दिलाया। बहुत खुशी हुई कि खेलों के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार आपने एक महान खिलाड़ी जो हॉकी के जादूगर रहे, उनके नाम पर किया। बड़ी खुशी हुई कि आप खेल और खिलाड़ियों का सम्मान करना जानते हैं। आप बधाई के पात्र हैं। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक दे हो सकते इंडिया, शक दे हो सकते इंडिया, शक दे हो सकते इंडिया, शक दे हो सकते इंडिया। अंत में भारत खेल में एक महान शक्ति बने और वो आपके द्वारा हो, इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।